ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कल यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा स्टडी किया था और इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फ्लैजेला, ग्लाइकोकैलिक्स, सरफेस स्ट्रक्चर्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, eukaryotic cell is a typical bilayer of lipid in which protein and steroid molecules are embedded। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ा था, उसमें जो सेल वॉल होती है वो फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर होती है, जबकि यहाँ पर जो बाइलेयर होती है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स की होती है। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जैसे प्रोकैरियोट्स में होती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पर भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स और उसके साथ फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे होंगे। ये फॉस्फोलिपिड लेयर एक लेयर हो गई और नीचे जो है दूसरी लेयर हो गई। तो सेल मेम्ब्रेन जो होगी यूकैरियोटिक सेल की, वो भी इसी तरह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, डबल लेयर बनी होगी और बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे ये आपको नजर आने, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। प्लस इस एक और एडिशन क्या होता है कि इसमें स्टेरॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं सरफेस स्ट्रक्चर्स पे। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को ही फर्दर स्टडी करें। अब क्या प्रोवाइड, सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड रिजिडिटी, स्टेबिलिटी टू यूकैरियोटिक सेल। वो सेल्स जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल्स जिनकी सेल वॉल नहीं होती, उनकी सेल मेम्ब्रेन इतनी रिजिड होती है, इतनी जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वो सारा काम जो सेल वॉल का होता है, वो सारा काम जो है सेल मेम्ब्रेन से हो रहा होता है। स्ट्रेंथनिंग फीचर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन सेल्स दैट लैक द सेल वॉल। ठीक है, वो सेल्स जिनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होगी, उनका सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथफुल होती है। These are, it is again cell membrane of eukaryotic cell भी selectively permeable होती है। It only allow only selective molecules to enter inside or outside the cell. It act as a barrier in transport। ठीक है, हर तरह के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती, बल्कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ इम्पोर्टेंट या कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है कि वो एंटर हो सके इनसाइड द सेल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के स्टडी कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस द कंट्रोल सेंटर इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉपर सेल वर्किंग। ठीक है, सेल के जितने भी काम है, सेल में एनर्जी कैसे प्रोवाइड होगी, ये सेल कब डिवाइड होगा, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एंटर होंगे नहीं होंगे, कितने ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाएगा, कौन कौन से एंजाइम को अलाउ करेगा नहीं करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो सब की सब जो है कुछ न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जिसमें सारा डेटा है कि कौन कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कितने प्रोटीन्स बनेंगे, कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये सब जो है डेटा, ये सारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में जो है जीन्स होती है या हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसी वजह से इसे कंट्रोल सेंटर कहा जा रहा है। इट इज compact sphere membrane bounded organelle of the eukaryote। एक spherical body है, ठीक है, that is membrane bounded, यानी इसकी एक अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके सराउंड में। ठीक है, it is separated from the cell cytoplasm by a boundary called nuclear envelope। जो इसकी मेम्ब्रेन है, जो स्फेरिकल बॉडी है, वो उसके
बाउंड्री पे जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाएगी इसकी, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द माइग्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, जगह जगह पर इसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू होता ये है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, from inside the nucleus to outside of the nucleus into the cytoplasm, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव कर रहे होते हैं, ये मूव कर रहे होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के इनसाइड एंड आउटसाइड जो है मूव कर रहे। तो अब ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इन पोर्स के थ्रू जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, ये जो है कुछ राइबोसोम्स होते हैं, इनमें से कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स भी न्यूक्लियस में ही कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सब कुछ जो है डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए, राइबोसोम्स वगैरह और सारा हेरिडिटरी मटेरियल जो होगा वो सब न्यूक्लियस में है। Chromosome are the large unit of genetic information in the cell. तो हम न्यूक्लियस की बात करते थे, न्यूक्लियस में जो है सारा हेरिडिटरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पोर्स होंगे जो कि अलाउ करेंगे मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम inside and outside of the nucleus to the cytoplasm। ये आपका न्यूक्लियस हो गया सेल का, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका सेंटर या कोर पार्ट जो होता है उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगेन सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक क्रोमोसोम, डीएनए, हेरिडिटरी मटेरियल, आरएनए, मैसेंजर आरएनए और जो है न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह सब इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो सेल जो होता है उसका जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होगा न्यूक्लियस के अंदर उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है फिर ये क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है कि ये क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है। अब ये पर्पल कलर में जो आपको नजर आ रही है ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स, सॉरी न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। इट इज पोरस, इसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे से जो कि अलाउ करता है स्मॉल मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल्स की मूवमेंट को, कि वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में चले गए। तो ये हो गया न्यूक्लियस का। फिर आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है इस तरह की ट्यूबुलर चैनल है जो कि न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक जारी रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब मतलब फ्रॉम अपसाइड ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगते हैं, फ्रॉम इनसाइड ये जो है सेल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अब दो तरह के हैं, rough endoplasmic reticulum and other one is smooth endoplasmic reticulum। दोनों में इतना कोई खास फर्क नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से वो स्मूथ अपीयरेंस दे रहे होते हैं, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके साथ जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उनको रफ एंडोप्लाज्मिक या रफ अपीयरेंस दे रहे होते हैं, इस वजह से उनको। अब राइबोसोम इनके साथ अटैच क्यों होते हैं, इसलिए अटैच होते हैं क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो पर्पस के लिए यूज हो रहा है। एक तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। ट्रांसपोर्ट कैसे कि ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ही है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, न्यूक्लियर पोर्स दिखाए हुए हैं, इसके साथ जो है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चलता जा रहा है और चलता ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक, ये सारी ट्यूबुलर चैनल जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक जाएंगी। तो होता क्या है कि कोई मॉलिक्यूल जो फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको हमें उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है टू द सेल वॉल तक या सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा,
with the help of these endoplasmic reticulum। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, अब उसको सेल मेम्ब्रेन तक जाना है, तो वो किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक जाएगा। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम ये हो गया कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल में हेल्प करता है। दूसरा ये स्टोरेज में भी हेल्प करता है कि कोई न्यूट्रिएंट्स या एक्सेस मॉलिक्यूल्स सेल के लिए जो ज़रूरी हैं उनको स्टोर करना है, तो उसके लिए भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यूज होता है। इसके अलावा क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इस वजह से वहां पर राइबोसोम्स है, इट मींस वहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अच्छा जी, रफ एंडोप्लाज्मिक ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एक्सटेंड देयर कंटिन्यूअस नेटवर्क टू द साइटोप्लाज्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे और वो अपने ट्यूब्यूल्स उनकी एक्सटेंड होती रहेंगी टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक जाएंगी। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक अपीयर एज रफ बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके साथ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। स्मूथ इज अ क्लोज ट्यूबुलर नेटवर्क विदाउट राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, वो बिल्कुल स्मूथ अपीयरेंस देते हैं। दे फंक्शन इन न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग। कोई कोई न्यूट्रिशियस कंपाउंड है वो उसको प्रोसेस करने के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और स्टोरेज के लिए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज हो रहा है। फिर आ जाते हैं गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस इज मोर एंड लेस सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगेन ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है। इट इज अ सीरीज ऑफ फ्लैट एंड स्टैक्ड पाउच्ड। ठीक है, फ्लैट सरफेस होती है प्लस स्टैक्ड पाउचेस होते हैं जिसे हम क्रिस्टनाई का नाम देते हैं। ठीक है, क्रिस्टनाई, इसका जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्रिस्टनाई कहेंगे। इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी अपरेटस जो है हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग, पैकिंग प्रोटीन, लिपिड, एंटीबॉडीज एंड रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स। अगेन गोल्गी अपरेटस भी जो है ट्रांसपोर्ट के काम आ रहा है प्लस मॉडिफाइंग, यानी कोई कंपाउंड एंटर हो गया है उसको जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है या उसको मॉडिफाई करना है, उसकी पैकेजिंग करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जो है कोई फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है। ठीक है, अब सेल के लिए फॉर एग्जांपल समझ लो कि वो खतरनाक है, तो होगा क्या, गोल्गी अपरेटस क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल, उस न्यूट्रिएंट, उस मॉलिक्यूल के अगेंस्ट जो है एक वेसिकल बना देगा और फिर उस वेसिकल के थ्रू जो है वो उसकी जो है उसको मॉडिफाई कर देगा, उसको चेंज कर देगा कि वो मॉलिक्यूल पहले सेल के लिए जो है खतरनाक था, लेकिन अब गोल्गी अपरेटस ने क्योंकि उसको प्रोसेस किया, उसको मॉडिफाई किया, तो वो अब वो हार्मफुल नहीं रहा। ठीक है, तो पैकिंग के लिए गोल्गी अपरेटस यूज होता है। पैकिंग ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, एंटीबॉडीज अगर एंटर हो गई है तो उसकी भी पैकिंग, सेल के अंदर जैसे एंटर होगा तो उसकी पैकिंग के लिए सबसे पहले क्या होगा कि गोल्गी अपरेटस एक्टिवेट होगा और उसकी पैकिंग करेगा। या वाइट ब्लड सेल्स रिसेप्टर्स हैं। ये गोल्गी अपरेटस है। अच्छा, इसकी अपीयरेंस भी जो है, इसका सैक लाइक पाउच जो है वो बिल्कुल उसको कहते हैं हम क्रिस्टनाई। ठीक है, तो ये जो है गोल्गी अपरेटस है और ये गोल्गी अपरेटस जो है इस तरह के वेसिकल्स बना देता है। कोई भी मॉलिक्यूल एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट जो है इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वेसिकल्स बन जाती हैं और फिर फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होती है। फिर आ जाते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, स्मॉल वेसिकल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोल्गी अपरेटस। ठीक है,
मैंने आपको ये बताया कि ये गोल्गी एपरेटस क्या करता है, इस तरह के स्मॉल वेसिकल्स बना देता है। अब ये जो स्मॉल वेसिकल्स हैं जो गोल्गी एपरेटस से बना है, इसको हम लाइसोसोम कह रहे हैं। ठीक है, लाइसोसोम है जो कि कहाँ से बना है, कहाँ से निकला है, गोल्गी एपरेटस से निकला है। लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम। ठीक है, लाइसोसोम वैसे तो एक वैक्यूल है, लेकिन इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कोई न्यूट्रिएंट एंटर हुआ है सेल के अंदर या उसको बाहर लेकर जाना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो ये जो एंजाइम्स होंगे उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी डाइजेशन कर रहे होंगे। ठीक है, लाइसोसोम कंटेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। ठीक है, कोई फूड पार्टिकल या कोई न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एंटर हुआ है, तो गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, सबसे पहले एक लाइसोसोम का एक वैक्यूल बना देगा। वो वैक्यूल के अंदर जो है फूड पार्टिकल चला जाएगा। अब जब वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल आ गया तो फिर क्या होगा कि उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डाइजेशन, रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस एंड डैमेज टिश्यू। अगर कोई सेल डेब्रिस है या कोई डैमेज टिश्यूज है तो उसकी भी डाइजेशन शुरू होगी। फिर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक containing fluid or solid particle to be digested, excreted, stores। ठीक है, वैक्यूल्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल्स होते हैं जो कि स्टोरेज के लिए भी काम आ रहे होते हैं, डाइजेशन के भी काम आ रहे होते हैं, और कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि सेल से बाहर जाना चाहिए, वो भी उसके अगेंस्ट भी, मतलब कोई भी चीज जैसे ही बॉडी, जब भी सेल के अंदर एंटर हो रही है या कोई मॉलिक्यूल सेल से बाहर निकालना है, तो हमेशा उसको एक वैक्यूल के अंदर पैक किया जाता है। अब वो वैक्यूल हो या वो लाइसोसोम हो, अगर फॉर एग्जांपल उस मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करके बाहर निकालना है, या उस कोई मॉलिक्यूल अंदर आया है, उसको पहले मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, फिर वो सेल के अंदर काम करेगा, तो लाइसोसोम यूज हो रहे होते हैं। अगर उसको वैसे ही कुछ और पर्पस के लिए, स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करना है, तो फिर वैक्यूल कहेंगे। The content of the food vacuole are digested through the mergence of vacuole with the lysosome। कोई फूड पार्टिकल एंटर हुआ है, वैक्यूल उसके साथ मर्ज हो गया, फिर उसके साथ जाके लाइसोसोम मर्ज होगा, तो फिर उसकी डाइजेशन या शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये आपका फॉर एग्जांपल फूड पार्टिकल है ग्रीन में, ये आपका पूरा सेल है। ठीक है, गोल्गी एपरेटस का क्या काम है, वैक्यूल्स बनाना, लाइसोसोम्स बनाना। ठीक है, जैसे ही ये फूड पार्टिकल अंदर होगा, आपका सेल उसको इनगल्फ करेगा, उसके अगेंस्ट आपको ये पतली सी लेयर नजर आ रही होगी, वैक्यूल बन गया इसके अगेंस्ट। वैसे तो ये ऐसा था, ग्रीन था, इसके आगे जो है एक लेयर बन गई है। ये लेयर कहाँ से बनी, गोल्गी एपरेटस से बनी। ठीक है, ये कहलाएगा इसका फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल है, इसकी डाइजेशन करनी है हमने, मतलब इसकी डाइजेशन जरूरी है, तो क्या करेगा, गोल्गी एपरेटस एक वैक्यूल बनाएगा। वो वैक्यूल क्या कहलाएगा, लाइसोसोम। ये पर्पल में नजर आ रहा है, ये लाइसोसोम जाके फूड वैक्यूल के साथ अटैच होगा। जब ये फूड के साथ अटैच होगा तो यहाँ इसकी डाइजेशन शुरू होगी, जिसे फेगोसोम्स कहा जा रहा है। डाइजेशन के बाद जो है ये कुछ इस तरह का हो गया, फिर सेल में ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है लाइसोसोम का या गोल्गी एपरेटस का काम था। नेक्स्ट आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द एनर्जी जनरेटर ऑफ द सेल। इसलिए एनर्जी जनरेटर कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट हो रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनी। अगेन ये भी एक सेल ऑर्गेनील है, लेकिन अगेन ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड है। द फोल्ड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टाई। इसके अंदर जो फोल्ड्स नजर आ रहे हैं उसे क्रिस्टाई कहा जा रहा है। जनरेट मोस्ट ऑफ द chemical energy needed for the power of the cell biochemical reaction। ठीक है, केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसकी स्टोरेज के लिए भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया यूज होता है, और इन द फॉर्म ऑफ
स्टोरेज कैसे होती है? इन द फॉर्म ऑफ एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आ जाते हैं राइबोसोम्स पर। Ribosomes are tiny particles that give a stipple appearance to the cytoplasm. ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक रफ अपीयरेंस साइटोप्लाज्म को मिल रही होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। राइबोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू वेज, ठीक है, दो तरह से राइबोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट है साइटोप्लाज्म में। नंबर वन, स्कैटर्ड फ्रीली, ठीक है, या तो वो साइटोप्लाज्म में जो है स्कैटर्ड होंगे, फ्रीली मूव कर रहे होंगे, स्कैटर्ड होंगे, फैले हुए होंगे, ठीक है। दूसरा ये होगा कि वो अटैच होंगे टू द रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। राइबोसोम्स बहुत सारे होते हैं, तो दो फॉर्म में राइबोसोम्स आपको सेल के अंदर मिल सकते हैं। एक तो ये कि वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड प्रेजेंट होंगे, या फिर वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमने राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने उसकी दो सब यूनिट्स भी देखे थे। हमने देखे थे कि राइबोसोम जो होता है दो मॉलिक्यूल से या दो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। अब आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? अब हो रही होगी। स्क्रीन शेयर हो रही है अब आपके पास? ओके, ठीक है जी। तो हम प्रोकैरियोटिक जो है राइबोसोम्स की बात कर रहे थे कि जो राइबोसोम्स थे प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरियल सेल में, जो राइबोसोम्स हमने देखे थे वो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने थे। एक जो उसका बड़ा मॉलिक्यूल था वो 50s का था, जबकि छोटा मॉलिक्यूल जो था वो 30s का था। वो दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? 70s का बना रहे थे। मैथमेटिकली अगर उसको प्लस किया जाए तो वो 80s बनता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जब भी 30s और 50s मिलते हैं तो फिर वो 70s का राइबोसोम बनता है, ठीक है। इसी तरह से यूकैरियोटिक, आज क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 80s का होता है, ठीक है। इसके भी दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इसका एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो 60s का होगा, और जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो 40s का होगा। और 60 और 40 मैथमेटिकली अगर आप प्लस करोगे तो 90 बनता है, लेकिन 60 और 40 सब यूनिट राइबोसोम के जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं 80s का राइबोसोम, ठीक है। तो ये चीज जो है दोनों में आपको याद रखनी है कि राइबोसोम जो होगा दो तरह, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में जो होंगे वो 70s के होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में जो होंगे वो 30s के होंगे और 80s के होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है, वो सेल ऑर्गेनील है जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ये सेल ऑर्गेनील है। अगेन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनील है, तो इट मींस ये भी जो है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील होगा, यानी ये भी कवर्ड होगा विद द मेम्ब्रेन। ऑर्गेनील फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड एल्गी, ठीक है। ज्यादातर ये सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सेल ऑर्गेनील जो होगा वो कहाँ मिलता है? प्लांट सेल में, या फिर एल्गी में भी मिल सकता है, या वो ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। दे आर प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड
ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी बनेंगे इससे, ऑक्सीजन गैस भी बनेगी। रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर लाइट आर क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर कंटेन स्पेशल पिगमेंट्स। स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ये एक खास कलर दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाते हैं साइटोस्केलेटन का, ठीक है। साइटोस्केलेटन बेसिकली जो है हम ये कह सकते हैं साइटोप्लाज्म का जो स्केलेटन है उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन होता है बोन्स का, उसे हम स्केलेटन कह रहे होते हैं। इसी तरह से जो कुछ फाइबर्स, कुछ ट्यूब्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, जो उसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर उसको दे रही होती है, उसे कहते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। सेल इज पेनिट्रेटेड बाय अ फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड द साइटोस्केलेटन। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन इज टू एंकर सेल ऑर्गेनिल्स जो ये सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक राइबोसोम है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइक गोल्गी अपरेटस है, इन सबको एंकर करना, इन सबको जो है सपोर्ट देना, ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट परमिटिंग द शेप चेंजेस एंड मूवमेंट इन सम सेल्स, ठीक है। इसके अलावा जो है सेल को भी शेप देने में साइटोस्केलेटन का अहम रोल है। अच्छा जी, साइटोस्केलेटन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। बहुत पतली पतले से जो है फिलामेंट्स होंगे, फाइबर्स होंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। माइक्रोफिलामेंट्स आर थिन प्रोटीन स्ट्रैंड दैट आर अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स जो होंगे वो प्रोटीन से बने हुए हैं, स्ट्रैंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एंड मोस्टली अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग हॉलो ट्यूब्स, ठीक है। हॉलो ट्यूब्स हैं, लॉन्ग ट्यूब्स हैं that maintain the shape. Microtubules are responsible for the movement of cilia and flagella. तो हम ये कह सकते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं कि ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, ये येलो पार्ट जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ये इसकी कहला रही है माइक्रोफिलामेंट्स। जबकि ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, हॉलो ट्यूब्स है, लॉन्ग ट्यूब्स है, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये एक स्केलेटन का स्ट्रक्चर दे रहा है, इसी वजह से ये जो है यहाँ इसमें जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है कि उसको एंकर किया हुआ है, उसको सपोर्ट दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सपोर्ट दिया हुआ है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स या साइटोस्केलेटन का बेसिकली काम ये है कि वो सेल साइटोप्लाज्म में जितनी भी चीजें उन सबको सपोर्ट कर रहा है, उन सबको एंकर कर रहा है इनसाइड द सेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू